Class 9 History, Chapter 5 Pastoralists in the Modern World। हेलो क्लास, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 करेंगे जो कि है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब पेस्टोरलिस्ट किसे कहते हैं? जो चरवाहे होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे जो घुमंतू चरवाहे होते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि घुमंतू मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं अपने किसके लिए? डेली बेसिस के खाने के लिए, है ना, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो जो घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह पर टिककर नहीं रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं ताकि वो अपने खाने का इंतजाम कर सके। ठीक है, तो हमारी कंट्री के कई हिस्सों में हम जो घुमंतू चरवाहे हैं उसको उनको अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं, है ना। तो चरवाहों की इसी ये जो टोली होती है उनकी, उनके पास क्या होते हैं? भेड़ बकरियां होती हैं, है ना, उनका झुंड होता है। तो किसी के पास ऊंट होते हैं या कोई दूसरे मवेशी भी होते हैं। तो ये हम इसमें ये जानेंगे क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, और वो कैसे रहते हैं, और उनकी जो इनकम है, उनकी जो आमदनी है उसके सोर्स क्या है, साधन क्या है, और उनका जो पास्ट है वो क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप ये देखोगे कि इंडिया और अफ्रीका जैसे जो समाज है उसमें पेस्टोरलिज्म कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, और उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है, और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरीके से सामना करा है। ठीक है, तो इस भाग में आप सबसे पहले एक तो इंडिया के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इंडिया के जो चरवाहे हैं, देन उसके बाद आप अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म आती है सबसे पहले नोमैड्स की। अब नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। नोमैड्स होते हैं खाना बदोश। ठीक है, खाना बदोश वो लोग होते हैं जो एक स्थान से या एक जगह पर टिककर नहीं रहते हैं, बल्कि अपने रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पेस्टोरलिस्ट। अब पेस्टोरलिस्ट क्या है? जो कि द गोट्स शीप कैटल फार्मर्स आर नोन एज पेस्टोरलिस्ट। बकरी भेड़ पशु पालकों को चरवाहा कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो ये चीजें पालते हैं उनको क्या कहते हैं? चरवाहे। पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स इन द माउंटेन्स। अब जो घुमंतू चरवाहे थे और उनकी जो आवाजाही थी, मतलब जो वो मूवमेंट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों में हम जो वो करते थे, ठीक है, मूवमेंट, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जम्मू और कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल हैं, मतलब उनका जो ग्रुप है, उसके लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े क्या रखते थे? रेवड़ रखते थे, मतलब हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। तो इस ग्रुप के जो ज्यादातर लोग थे वो अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते रहते थे, है ना, मतलब, और भटकते भटकते 19th सेंचुरी में वो यहाँ पर आए थे। जैसे जैसे टाइम बीता गया वो यहीं के होकर रह गए और यहीं पर ही बस गए। इसके बाद वो सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे, मतलब जहां पर वो अपने जानवरों को चरा सकते थे। जाड़ों में, अब ठंडी के टाइम में क्या होता था कि जो ऊंची पहाड़ियां होती थी वो बर्फ से ढक जाती थी, तो वो शिवालिक की निचली पहाड़ियां जो थी उनमें जाकर अपना डेरा डाल लेते, मतलब वहां रुक जाया करते थे। जाड़ों में निचले इलाके में जो सूखी झाड़ियां उनको मिलती थी, तो वो अपने जानवरों को वही खिला दिया करते थे। ठीक है, तो जानवरों के लिए वो चारा बन जाता था। तो अप्रैल के एंड तक वो उत्तर दिशा में जाने लगते और गर्मियों के चरागाहों के लिए। ठीक है, मतलब जब अप्रैल का एंड होता था उस टाइम तक वो उत्तर दिशा में जाने लगते। और किस लिए जाते थे? ताकि वो अपने गर्मियों का जो चरागाह था वो उसको कर सके।
तो ये जो जर्नी होती थी इनकी, तो इसमें इनके कई परिवार जो थे वो काफिला बनाकर क्या चलते थे, साथ साथ चलते थे। ठीक है। फिर उसके बाद वो पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए, पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में वो पहुंच जाते थे। जैसे ही गर्मियां शुरू होती और जो जमी हुई बर्फ होती थी, वो मोटी, उनकी बर्फ की मोटी चादर जो हुआ करती थी वो पिघलने लग जाती थी गर्मी के टाइम पर, और चारों तरफ जो हरियाली होती थी वो फिर से दिखने लग जाती थी। इन दिनों में यहाँ उगने वाली जो तरह तरह की घास होती थी, वो घास से मवेशियों का पेट भी बहुत अच्छी तरीके से भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक मिल जाती थी, मतलब एक अच्छा खाना उनके लिए मतलब खाना पॉसिबल हो जाता था। राइट। तो सितंबर के एंड में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लग जाते थे, और इस बार वो वापस अपने जाड़ों वाले जो उनका ठिकाना होता था, है ना, ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वो निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते थे। ठीक है। तो इस तरीके से वो जो अपना मूवमेंट होता था, जो अपनी जर्नी होती थी, इस तरीके से सर्दी गर्मी के हिसाब से वो अपना टाइम निकाल लिया करते थे और अपने मवेशियों के लिए। मंडप ऑफ रिंगल्स। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप है। ठीक है। जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि गुज्जर गड़रिया बुग्याल में मिलने वाले रिंगल, यानी एक तरह की पहाड़ी बांस होती है, ये उसको कहा गया है, और घास से बने मंडपों में रहते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये घास से बने हुए क्या है, मंडप कहा गया है इनको। तो उनमें वो रहा करते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल करके कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे। क्या निकालते थे? घी। और ऊंच उसे क्या करते थे? बेचते थे। हाल के सालों में वो बसों और ट्रकों में भरकर भी दूध ले जाने लगे हैं। और ये जो मंडप है वो 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है। भैंसे इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। तो जो भैंसे होती थी वो इससे ज्यादा ऊंचाई पर जाना उनके लिए, क्लाइम करना पॉसिबल नहीं होता था। अब आता है गड्डी शेफर्ड्स। अब ये गड्डी शेफर्ड्स कौन है? अब जहां पर बच्चों ये बकरवाल्स जिस माउंटेन, जिस पहाड़ों पर रहा करते थे, है ना, अपना टाइम बिताते थे, वहीं कहीं आसपास कई पहाड़ों में चरवाहों का, ठीक है, एक और ग्रुप था, एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को क्या कहते हैं? गद्दी। ठीक है। गद्दी शेफर्ड्स। तो ये जो लोग थे वो भी मौसम का जैसे उतार चढ़ाव होता है, सर्दी गर्मी होती है, बारिश होती है, तो इसका सामना करने के लिए वो इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह को बदलते रहते थे। वो भी क्या करते थे कि शिवालिक की जो निचली पहाड़ियां हैं उनमें अपने जो मवेशी हैं उनको झाड़ियों में चराते हुए अपने जाड़े को बिता दिया करते थे। ठीक है। और अप्रैल आते आते वो उत्तर की तरफ चले जाते थे और पूरी गर्मियां लाहौर और स्पीति में बिता देते हैं। ठीक है। कहाँ बिता देते हैं? लाहौर और स्पीति में। जब बर्फ पिघलती है और फिर से उसके बाद जो ट्रीज होते हैं, जो हरियाली होती है वो फिर से निकल कर आती है ना, पत्तों पर से झड़ जाती है, तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी जो ऊपर की तरफ पहाड़ होते हैं उसमें जो घास होती है, घास के जो मैदान होते हैं वो वहां चले जाते हैं। सितंबर तक वो दोबारा वापस चले जाते हैं। आपसी में वो सॉरी वापसी में वो लाहौर और स्पीति के गांव में एक बार फिर से कुछ समय के लिए रुकते हैं, और रुककर वो इस बीच गर्मियों की फसलें काटते हैं, सर्दियों की फसलों की बुआई कर जाते हैं और आगे वहां से फिर बढ़ जाते हैं। गर्मी की तो फसलें वो काट लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ सर्दियों की फसलों को भी वो मतलब बो आते हैं साथ के साथ। यहाँ से वो अपने रेवड़ को लेकर, अपने मवेशियों को लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जो जाड़े वाले चरागाहों में चले जाते हैं, और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वो दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कौन थे? गद्दी शेफर्ड्स।
मूवमेंट ऑफ गद्दी शेफर्ड। तो अब हम यहाँ पे जो गद्दी शेफर्ड का मूवमेंट था वो यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखो बच्चों, भाबर। भाबर किसे कहा गया है? गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के जो निचले हिस्से थे उसके आसपास पाए जाने वाला जो सूखा जंगल था उस इलाके को कहा गया है भाबर। और अगली टर्म है बुग्याल। बुग्याल क्या था? वास्ट मिडोज इन द हाई माउंटेन्स, मतलब ऊंचे पहाड़ों में जो घास के में जो मैदान होते थे उन्हें बुग्याल्स कहा गया है। अब यहाँ पर आप देखो ईस्ट में, ईस्ट की तरफ अगर हम जाकर के देखें तो गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुज्जर थे, है ना, गुज्जर चरावा जो थे वो सर्दियों में भाबर के सूखे जंगल की तरफ और गर्मियों में कहाँ जाते थे? ऊपर घास के मैदानों में बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19वीं सेंचुरी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में वो लोग यहीं पर ही बस गए थे। सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग हर साल जो चरागाह है वो बदलते रहने का ये उनका जो चलन था वो हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरागाह समुदायों में दिखाई देता था, मतलब जो कि पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे। यहाँ के भोटिया, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है भोटिया, शेरपा और किन्नौरीज, ये जो थे इनके जो समुदाय थे ये लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय जो थे वो मौसम के बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले जो चरागाह थे उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी, है ना, उनके जानवरों के लिए या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती थी तो वो किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। ये जो उनका आना जाना था उससे चारागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा से जो हरियाली थी वो लौट आती थी। ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो कि आपने अभी पढ़ा कि जो पेस्टोरेलिस थे वो माउंटेन्स, है ना, पहाड़ों में रहने वाले और पहाड़ों पर अपनी आवाजाही करने वाले थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहाड़ों पर ही वो लोग ऐसा करते थे या वहीं पर ही ये जो चरावाह हैं वो मिलते हैं। नहीं, ये जो चरावाह हैं वो प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वो पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों, ठीक है, प्लेट्यू, प्लेन और डेजर्ट्स में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। अब आता है ढांगराज। तो ये जो कम्युनिटी है, ठीक है, पेस्टोरल की, ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, ढंगर जो है वो महाराष्ट्र का एक जाना माना क्या है? चरावाह का समुदाय है। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इस समुदाय की जो लगभग आबादी है वो कितनी है? 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग क्या करते थे, कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे, ठीक है, बफेलो हर्डर्स थे। और इसके मतलब जो धंगर थे वो बरसात के दिनों में क्या करते थे, महाराष्ट्र के जो पठार होते थे उसमें रहते थे, है ना, मतलब प्लेट्यूज में। तो ये क्या था? ये एक अर्ध शुष्क था, मतलब आधा सूखा हुआ इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी कोई ऐसी मतलब रिच सॉइल वाली नहीं थी, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। तो इसमें क्या होने लगा कि चारों तरफ सिर्फ क्या थी, कंटीली, मतलब जैसे झाड़ियां होती है ना, सिर्फ वो थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगा पाते थे वो लोग, ठीक है। मॉनसून में ये जो धांगर थे वो जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा चरागाह बन जाती थी, है ना, मतलब अच्छा खासी उनको जगह मिल जाती थी अपने जानवरों को चराने के लिए। फिर इसके बाद अक्टूबर के आसपास जो धंगर थे वो बाजरे की कटाई करते थे। किसके आसपास? अक्टूबर में, ठीक है। फिर और चरागाह की तलाश में वो लोग वेस्ट की ओर चल पड़ते थे। करीब महीने भर वो लोग पैदल चलते थे और चलने के बाद वो अपने जो रेवर थी उनके साथ, जो उनके मवेशी थे, उसके साथ कोंकण के इलाकों में जाकर वो लोग अपना डेरा डाल देते थे। वहां पर अच्छी बारिश होती थी और जो मिट्टी थी वो भी क्या थी? रिच सॉइल वाली थी, मतलब उपजाऊ मिट्टी थी।
अब यहाँ की जो मिट्टी थी वो काफी अच्छी थी, उपजाऊ थी, तो जिसकी बदौलत इस इलाके में खेती वो लोग खूब अच्छी तरीके से कर लेते थे। अब जो कोंकणी किसान होते थे, ठीक है, किसान होते थे, वो भी इन चरवाहों का मतलब दिल खोलकर उनका वेलकम करते थे। जिस टाइम पर दंगल कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के जो किसान थे वो खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए क्या करते थे, दोबारा से उसको उपजाऊ बनाना होता था उनको, ठीक है, मतलब ताकि वो रबी की जो फसल है उसको बो सके, ठीक है। फिर उसके बाद ढंगरों के जो मवेशी होते थे वो खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची जो रह जाती थी, मतलब बची रह गई जो ठूट होती थी, ठीक है, उसको क्या करते थे, खाते थे। ओके, अब आप यहाँ पर एक बारी नजर डालो, खरीफ, खरीफ कौन सी फसलें होती हैं। द ऑटम क्रॉप यूजली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कटने वाली जो फसलें होती हैं उन्हें खरीफ कहा गया है, जैसे राइस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन, रगी, ये सारी चीजें क्या है, खरीफ की फसलें हैं। अब आता है रबी। रबी कौन सी फसलें हैं, जो कि स्प्रिंग क्रॉप होती है, यूजली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च, मतलब जाड़ों की फसलें होती हैं ये, जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, ठीक है। आफ्टर मार्च उनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, जैसे कि वीट हो गया, पीज हो गया, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों, ये सारी चीजें क्या है, रबी की फसलें हैं। अब आता है स्टबल। स्टबल कहते हैं ठूट को, मतलब लोअर एंड्स ऑफ ग्रीन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब जब कोई भी फसल कटती है, कटने के बाद उसकी जो जड़ें रह जाती हैं या जो भी बचा कुचा रह जाता है उसमें, ठीक है, उस जमीन में या उस खेत में, तो उसको ठूट कहा गया है। तो यहीं पर ही ये बताया है कि जो ढंगरों की जो मवेशी हैं वो खरीफ की कटाई होने के बाद खेतों में जो बची रह जाती है स्टबल, जो ठूट बची रह जाती है, उसको खाते थे, और उनके गोबर से वो खेतों को क्या मिल जाती थी, खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान जो थे वो धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वो वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे, ठीक है। मॉनसून की जो बारिश होती थी वो जब स्टार्ट होती थी, तो ढंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़े जो थी, मतलब जो भेड़े होती हैं वो गीले मॉनसून, मतलब जो हालात होते हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ठीक है, मतलब जो भेड़े होती है वो मॉनसून में मतलब उनका ज्यादा टिकना मतलब टॉलरेट नहीं कर पाती हैं वो वेट मॉनसून। अब आते हैं गोलाज। अब ये कौन है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे जो क्या होते थे, ड्राई सेंट्रल प्लेट्यूज होते थे और पत्थरों से अटे पड़े थे, ठीक है, किससे अटे पड़े थे, घास और पत्थरों से। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़रियों का भी कहीं बसेरा रहता था, मतलब कैटल, गोट एंड शीप हर्डर्स ही यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। गोला समुदाय के लोग यहाँ पर क्या करते थे, अपनी गाय भैंसों को चराते थे, मतलब या पालते थे। जबकि जो कुरुमा और कुरुबा समुदाय है, कुरुमा और कुरुबाज जो थे वो क्या करते थे, शीप और गोट के मतलब उनको पालते थे और उन हाथ के बुने हुए कंबलों को वो बेचते थे। ये लोग जो थे वो जंगल और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वो अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम भी करते थे। अब जो माउंटेनियर मतलब माउंटेन के जो पेस्टुअलिस्ट थे, उसके अपोजिट यहाँ के जो पेस्टुअलिस्ट थे, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना सर्दी गर्मी के हिसाब से तय नहीं होता था। ये लोग किसके अकॉर्डिंग तय करते थे अपना आना जाना, ये लोग बरसात और सूखे मौसम के अकॉर्डिंग अपनी जगह को बदलते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो माउंटेन के पेस्टुअलिस्ट थे वो तो सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग अपनी जगह बदलते थे, है ना। लेकिन जो ये लोग थे गोलास, ये क्या करते थे, बारिश और सूखे के अकॉर्डिंग अपनी जगह को बदला करते थे। सूखे महीनों में वो तटीय इलाके जो होते थे उसकी तरफ चले जाते थे, जबकि मानसून में बारिश में जो वो शुरू होती थी तो मतलब
बारिश शुरू होने पर वो वापस चले जाते थे। तो मॉनसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले और दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वो सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे, है ना। सिर्फ भैंसों को ही पसंद है गीले उसमें रहना या पानी में रहना। ऐसे टाइम में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता था। अब आते हैं बंजारास। अब ये कौन थे? चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम था किसका? बंजारास का। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ठीक है। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेच दिया करते थे। वो जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज में वो रहते थे। रायकाज। अब दूसरी जो पेस्टोरलिस्ट आते हैं, अगले चरागाह आते हैं, उनका नाम है रायकाज। राजस्थान के रेगिस्तानों में राय का समूह रहता था। ठीक है। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, जैसे कि आपको भी पता है डेजर्ट्स में बारिश का तो मतलब कोई नामो निशानी नहीं होता है ना। इस इलाके में बारिश का मतलब कोई भरोसा नहीं था। होती भी थी तो बहुत कम होती थी। इसलिए खेती की जो उपज थी वो हर साल घटती या बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल नहीं हो मतलब फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरावाही का भी काम करते थे। ठीक है। और बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाया करता था। लेकिन अक्टूबर आते आते ये चरागाह सूखने लगते थे। तो ये लोग नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाया करते थे और अगली बरसात में मतलब जब नेक्स्ट टाइम बारिश में ही वापस वो लोग लौटते थे। रायकास का एक तबका ऊंट पालता था। मतलब एक ग्रुप तो क्या पालता था? ऊंट। लेकिन जो कुछ और दूसरे थे वो भेड़ बकरियां पालते थे। अब जैसे कि आप यहाँ पर फिगर 5 में देखो, आपको ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते हुए राइका समुदाय के ऊंट। ठीक है। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कंटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो भी भोजन है ना, उसको पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में मतलब चरना पड़ता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट फिगर में, फिगर 6 में, इसमें आपको क्या दिखाया गया है? ये रेगिस्तान में जैसलमेर के निकट क्या है? थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊंट पालकों को मतलब जो ऊंट पालते थे उनको मारू क्या कहते हैं? मारू। रेगिस्तान रायका। और उनकी बस्ती को क्या कहते हैं? डंडी कहा जाता है। ठीक है। अब जो भी ऊंट होते थे यहाँ पर, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के कई डिफरेंट प्लेसेस में कैमल फेयर होता था, मतलब ऊंट का मेला लगा करता था। जैसे कि पुष्कर में, है ना, पुष्कर, बलोत्रा एक्सेट्रा। अब ऊंट पालक जो होते थे, मतलब जो ऊंट पालते थे, वो मेले में ऊंट बेचने और खरीदने के लिए आते हैं। मारू रायका जो थे, अपने ऊँटों को मतलब अच्छे तरीके से लाइक डिस्प्ले करने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करने में भी अपनी जो विशेषज्ञ होती थी उसको प्रदर्शित करते थे। मतलब डिस्प्ले करते थे अपने कैमल्स को, अच्छी ट्रेनिंग दिया करते थे। ठीक है। हॉर्सेस फ्रॉम गुजरात आर आल्सो ब्रॉट फॉर सेल एट दिस फेयर। इस मेले में गुजरात से भी घोड़े क्या होते थे? बिक्री के लिए लाए जाते थे, मतलब बेचने के लिए लाए जाते थे। फिगर 7 में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको इसमें फेयर दिखाया गया है, मतलब ऊँटों का जो मेला दिखाया गया है वो बलोत्रा का है। ठीक है। अब बलोत्रा में यहाँ पर जो ऊँट पालते हैं वो ऊँटों को खरीदते हैं, बेचते हैं। मेले में मारू राय का ऊँटों के मतलब जो ट्रेनिंग होती है उनकी, उसको मतलब ट्रेनिंग अच्छी हासिल कर रखी होती है उनके ऊँटों ने, और वो क्या करते हैं उसका प्रदर्शन भी करते हैं। और इस मेले में गुजरात से भी घोड़े लाए जाते हैं बेचने के लिए।
फिगर 8 में आप देख सकते हो, इसमें क्या है, कैमल फेयर है, ये पुष्कर का कैमल फेयर है। और 9 में आप ये देखो, मारू रायका का जेनेलॉजिस्ट विद अ ग्रुप ऑफ रायकास, मतलब वंशावली बताने वाला, है ना, वंश से चली आने वाली जैसे समुदाय का इतिहास बताता है। इस तरह की जो मौखिक परंपराएं हैं उनसे चरवा समुदायों को अपनी पहचान का मतलब भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई समूह या कोई ग्रुप अपने अतीत को किस तरीके से देखता है। 10th फिगर में आपको यहाँ पे जो दिखाया गया है वो मालधारी हर्डर्स है मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर्स, मतलब चरागाहों की तलाश में जो मालधारी चरवाहा है वो निकलते हैं। उनके जो गांव है कच्छ की रन में स्थित है। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। अब कॉलोनियल रूल यानी कि औपनिवेशिक शासन के टाइम पर जब वो आया तो पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ थी वो किस तरीके से चेंज हो गई, ठीक है, क्या बदलाव आए, और उनके जो चरागाह थे वो किस तरीके से सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर उन पर पाबंदियां बंदिशें लगा दी गई, और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था वो भी बढ़ा दिया गया। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन ये सारी चीजें, ये जो थी, ये सब कैसे हुई और क्यों हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहली बात तो ये कि अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी, क्योंकि जमीन से मिलने वाला जो लगान हुआ करता था उसकी आमदनी का एक वो बहुत बड़ा क्या था, सोर्स था। खेती का जो भी पूरा एरिया था वो बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, कपास, गेहूं और दूसरी खेती वाली चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। अंग्रेज अफसर जो थे उनको बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि उससे ना तो मतलब लगान मिलता था और ना ही कोई उपज होती थी, है ना, तो खाली पड़ा रहता था। तो अंग्रेज ऐसी जमीन को क्या समझते थे, बिल्कुल बेकार। उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था, ऐसा उनका मानना था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19th सेंचुरी के मिड से देश के विभिन्न भागों में जो पड़ती भूमि थी उसके विकास के लिए रूल्स बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर उसको मतलब बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया इस तरीके से। तो कब्जे में ली गई जो जमीन थी वो ज्यादातर चरागाहों की ही थी, जिनका चरवाहा मतलब जो वो चरवाहे नियमित रूप से उसको यूज करते थे, राइट। इस तरह खेती के फैलाव से मतलब जब खेती के लिए मतलब बोल दिया गया, मतलब रूल्स बनने लग गए, तो चरागाह जो थे वो सिमटने लग गए और चरागाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लग गई। तो एक रीजन तो ये था। दूसरी बात ये थी कि 19th सेंचुरी के मिड तक आते आते देश के जो विभिन्न प्रांत थे उनमें क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट एक्ट पारित कर दिए जाने लगे, जिससे इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को क्या घोषित कर दिया, रिजर्व्ड डिक्लेयर कर दिया, यानी आरक्षित घोषित कर दिया, जहां देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। तो देवदार और साल क्या है, एक तरह की लकड़ियां हैं, मतलब कीमती लकड़ियां हैं जो वहां पर पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को क्या कर दिया गया, कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड क्लासिफाई कर दिया गया, प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित घोषित कर दिया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ मतलब अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी जो आवाजाही थी, जो आना जाना था, उस पर क्या कर दी, बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई। औपनिवेशिक अधिकारी जो थे उनको ऐसा लगता था कि पशुओं को चरने से, पशुओं जो पशु होते थे उनके चरने से छोटे जंगली पौधे और जो पेड़ होते हैं उनकी जो नई जड़ें होती हैं वो मतलब खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ जो थे वो छोटे पौधों को कुचल देते हैं और उनकी जो कोपले होती है उनको खा जाते हैं, उनकी जड़ों को, है ना, जिससे क्या होता है कि नए पेड़ों की मतलब
वो ग्रो नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते, उनकी जो बढ़ोतरी होती है वो रुक जाती है, उनका बड़ा होना। अब ये जो फॉरेस्ट एक्ट्स लागू हुए थे, इन्होंने ठीक है, ये जो रूल्स बने थे तो इन्होंने चरवाहों की जो जिंदगी थी उसको बदल दिया था। उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए मतलब चारे का क्या था, सोर्स था सबसे मेन। जिन जगहों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था सबसे पहले, और जंगल में उनकी जब एंट्री होती थी और जो वापसी होती थी तो उसकी तारीख को पहले से ही तय कर दिया जाता था, और वो जंगल में बहुत कम टाइम के लिए रुक पाते थे। अब जो चरवाहे थे वो किसी जंगल में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहां चारा कितना ही क्यों ना हो, घास कितनी भी क्यों ना हो, और चारों तरफ कितनी ही हरियाली क्यों ना हो। उन्हें इसलिए वहां से निकलना पड़ता था टाइम पर ही, क्योंकि अब उनकी जो जिंदगी थी वो वन विभाग द्वारा क्या हो गई थी, जारी कर दी गई थी, है ना, उनके परमिटों के अधीन थी। तो परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वो कानूनन जब तक जंगल में मतलब कब तक जंगल में रहेंगे। तो उनके जाने का टाइम और उनके आने की जो डेट थी वो उनको उस टाइम पर आना ही होता था, क्योंकि अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचते तो उन पर क्या लगा दिया जाता था, फाइन लगा दिया जाता था। इसका थर्ड है कि जो अंग्रेज अफसर थे, यानी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो नोमैडिक पीपल को शक की नज़र से ऑल टाइम देखते थे। वो गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगर, व्यापारियों और रेवड़ों के लिए हर साल नए-नए चरागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वो चाहते थे कि जो ग्रामीण जनता है वो गांव में ही रहे। उनका उनकी जो रिहाइश और खेती पर उनके जो अधिकार थे वो तय हों। इस तरह की जो आबादी थी उसकी पहचान करना और उसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिककर रहती हो। ऐसे लोगों को कानून का पालन करने वाला माना जाता था, और जो नोमैडिक होते थे उनको अपराधी माना जाने लगा। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को पारित किया। इस कानून के तहत जो भी व्यापारी थे और चरवाह थे, उनके बहुत सारे जो ग्रुप्स थे उनको क्या कर दिया गया, मतलब अपराधी घोषित कर दिया गया, मतलब अपराधियों की लिस्ट में उनका नाम रख दिया। फिर इस तरीके से इस कानून के लागू होते ही ऐसे बहुत से समुदायों को कुछ खास बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर, मतलब बिना परमिट के वो अगर कहीं आते जाते हैं तो उस पर रोक लगा दी गई, और जो विलेज पुलिस होती थी उस पर ऑल टाइम पूरी तरीके से नजर रखी जाती थी। फोर्थ है, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, लगान वसूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मिड में, 19 सेंचुरी के मिड से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। ठीक है, द राइट टू कलेक्ट द टैक्स टैक्स मवेशी टैक्स की जो दर थी वो तेजी से बढ़ती चली गई, और टैक्स वसूली की जो ये भी पूरा प्रोसेस था वो दिनों दिन क्या होता गया, मजबूत होता गया। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था, मतलब बोली लगाई जाती थी उनकी। और ठेकेदारी पाने के लिए जो ठेकेदार होते थे वो सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने, साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वो जितना चाहे उतना टैक्स को वसूल कर सकते थे। 1880 के टाइम तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया, मतलब अब जो ठेकेदार थे उनका कोई रोल नहीं था 1880 तक। फिर वो क्या करने लगी, जो सरकार थी वो डायरेक्ट उन चरवाहों से ही टैक्स वसूल करने लगी। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया, मतलब एक पास जारी कर दिया गया था। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों के पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसे कितना टैक्स चुकाया है,
इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था, मतलब उसको जो पास मिलता था उसमें उसने वो टैक्स पे करा है या नहीं करा है और कितना करा है उसको लिख दिया जाता था उसमें। इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल चेंजेस ऑन द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। अब जो इन चीजों की वजह से ये जो भी कारण थे उन पर क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे वेस्टलैंड रूल्स, फॉरेस्ट एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ये जब लागू हुए तो जो ग्रेजिंग टैक्स था, मतलब चराने का जो टैक्स था जानवरों को, वो भी लग गया था, तो जिसकी वजह से पेस्टोरलिस्ट को मतलब उनकी लाइफ पर बहुत मतलब बुरा असर पड़ा। अब जो चरागाह थे वो खेतों में जो चरागाह थे वो खेतों में बदलने लगे, तो बचे कुछ चरागाहों में चरने वाले जो जानवर थे उनकी तादाद भी बढ़ने लग गई। इसका नतीजा ये हुआ था कि चरागाह ऑल टाइम क्या होता था, जानवरों से ही भरा पड़ा रहता था। अब तक जो घुमंतू चरवाहे थे वो अपने मवेशियों को कुछ दिन तक के लिए ही उस इलाके में अपने जानवरों को चराते थे, है ना, उसके बाद किसी और जगह वो लोग चले जाते थे। लेकिन इस अदला बदली की वजह से जो पिछले चरागाह थे वो भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर जो बंदिशें लगी थी और चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का जो स्तर था वो गिरने लग गया। मतलब अब क्या होता था कि मतलब उनको एक टाइम मिलता था तो सारे के सारे वहीं पर ही चरागाह उस टाइम पर चरने के लिए अपने जानवरों को ले आया करते थे। तो इस तरीके से उनका स्तर घट गया, तो जानवरों की जो सेहत थी, अब जब पहले तो क्या होता था कि वो लोग टाइम टू टाइम आते थे और फिर दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन अब क्या होता था जब सभी जानवर एक संग एक ही जगह पर आ जाएंगे तो वो कितना ही खाएगा एक ही जानवर, है ना, वो खत्म भी तो होगा। तो इस तरीके से तो उनकी जो सेहत थी और जो तादाद थी वो गिरने लग गई, चारे की कमी पड़ने लग गई, और अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर जो थे वो भी बड़ी संख्या में मरने लग गए। हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस। अब जो चरवाहे थे उन्होंने इन बदलावों का, इन चेंजेस का मतलब सामना कैसे किया, कैसे इन चीजों को फेस करा उन्होंने। इन बदलावों पर चरवाहों की जो प्रतिक्रिया थी वो कई तरीके से हमारे सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की जो संख्या थी उसको कम कर दिया। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान तो बचे ही नहीं थे, राइट। जब पुराने चरागाह का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए, मतलब उन्होंने नई नई जगह ढूंढ ली। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका जो थे वो 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई जो सीमा रेखा थी, है ना, जो सीमा खींच दी गई थी उसने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए कई नई जगह ढूंढनी थी, राइट। तो अब वो हरियाणा के खेतों में जाने लगे जहां कटाई के बाद खाली पड़े जो खेत थे उनमें से वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को मतलब खाद की जरूरत रहती है जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती है, ठीक है। अब टाइम गुजरने के साथ कुछ जो मतलब जिनके पास थोड़ा पैसा था उन चरवाहों वो जो चरवाहे थे उनकी जमीन खरीद कर एक जगह बसकर रहने लग गए। उनमें से कुछ जो थे वो मतलब नियमित रूप से खेती करने लग गए जबकि कुछ व्यापार करने लग गए। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था वो सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वो मजदूर बनकर रह गए। वो खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद जो चरवाहे हैं वो न केवल आज भी जिंदा है बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी जो संख्या है उसमें मतलब बढ़ोतरी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती तो वो अपनी दिशा बदल लेते थे, रेवड़ छोटा कर लेते थे और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगे। मतलब पहले तो वो सिर्फ मतलब चरागाह का ही काम करते थे, है ना, गाय भैंसों को भेड़ बकरियों को चराया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब इतनी सारी पाबंदियां लग गई हैं, टाइम चेंज हो गया है, तो उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि कुछ और काम भी ढूंढने लग गए वो मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से जो परिस्थितियां थी वो काफी सारी मतलब बदलने लग गई। तो जो विज्ञानी थे वो ये मानने लग गए कि सूखे इलाकों में और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे मतलब व्यवहारिक रास्ता है। अब चरवाहों पर इस तरह के जो बदलाव थे वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून मतलब और नए कानून के जो नए तौर तरीके थे उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को बदलने पर वो लोग मजबूर हो गए। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या करा वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अब अफ्रीका में जो चरवाहों का जीवन था वो कैसा था, ठीक है। तो अफ्रीका की बच्चों आधी से ज्यादा जो आबादी है वो चरवाह करती है, ठीक है। मतलब जो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है वो पेस्टोरल है। तो आज भी अफ्रीका के लगभग मतलब 22 मिलियन अफ्रीकन जो है वो डिपेंड है ऑन सम फॉर्म्स ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब करीब 2 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही जो गतिविधियां होती है उस पर डिपेंड है। इनमें से बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बुरान, तुर्काना जैसे जाने माने ग्रुप्स शामिल हैं। इनमें से जो ज्यादातर हैं वो अब इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, सेमी एरिड ग्रेसलैंड मतलब जो आधी शुष्क होती है, अर्ध शुष्क मतलब जो आधा सूखा हुआ घास का जो मैदान होता है उसमें रहते हैं, या फिर सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहां पर बारिश के मतलब बारिश पर डिपेंड वाली जो खेती होती है उसको करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। यहाँ के जो चरवाहे हैं वो गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधों को पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल को और ऊन ये सारी चीजें बेचते हैं। कुछ चरवाहे जो है वो व्यापार करते हैं और यातायात से रिलेटेड काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो चरवाही से होने वाली जो भी मामूली मतलब जो भी कमा पाते हैं थोड़ा बहुत उनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है तो वो लोग कोई और काम धंधा भी ढूंढ लेते हैं। अब इस इमेज में आप देखो बच्चों जो आपको दिखाया गया है, ये जो इमेज है आपके सामने ये है मसाई लैंड जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये जो पहाड़ है इसका नाम क्या है, यानी मसाई लैंड के जो पीछे है किलिमिन किलिम किलिमंजारो पहाड़ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो बदलती परिस्थितियां है उसके कारण मसाई जो है वो मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर डिपेंड हो जाते हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते हैं। तो इस तरह से वे इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना क्या है, मतलब प्रकृति के मतलब विरुद्ध है, क्राइम अगेंस्ट नेचर। तो अगर आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वो चरावाही के लायक नहीं रहती है। तो इस तरीके का उनका ये मानना था। द लाइफ ऑफ मसाई कम्युनिटी। अब मसाई कम्युनिटी की कैसी लाइफ थी। अब सबसे पहले आप इस मैप में देखो बच्चों जो राइट साइड में आपको दिया गया है, इसमें इस मैप में अफ्रीका के जो पेस्टोरलिस्ट थे उनका उनके जो भी ग्रुप्स थे उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें जो एक येलो पोर्शन आपको दिया गया है इसमें आपको दिखाए गए हैं कि कीनिया और तंजानिया में जो मसाइज थे उनका जो इलाका था जहां जहां पर वो लोग बसे हुए थे वो आपको दर्शाए गए हैं इसमें, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि मसाई जो लाइफ मसाइज की जो लाइफ थी उन कम्युनिटीज की वो कैसी थी। तो यहाँ पर जो मसाई थे, ये जो मसाई नाम है वो किससे आया है, माँ शब्द से, वर्ड माँ से। माँ साई मीन्स माय पीपल यानी मेरे लोग, ठीक है। 1885 में मसाई लैंड को ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंगानिका के जो बीच का एक अंतरराष्ट्रीय सीमा थी उसके साथ उसको आधा काट दिया गया था। औपनिवेशिक शासन से पहले
मसाई लैंड जो था वो उत्तरी केनिया से लेकर उत्तरी तंजानिया के मैदानों तक, मतलब एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। 19th सेंचुरी के एंड में जो यूरोपियन एम्पेरियल पावर थी, मतलब यूरोप की जो एम्पेरियल पावर थी, शाही ताकत जो थी, उसने इस क्षेत्र को, उस मतलब उस एरिया को, उस जगह को अलग अलग उपनिवेशों में डिवाइड कर दिया। औपनिवेशिक शासन के बाद जो मसाई ग्रुप था, मसाई कम्युनिटी थी, उसकी सबसे अच्छी चरागाह जो भूमि थी, मतलब अच्छी चरने वाली जो जगह थी, उसको धीरे धीरे क्या कर दिया उन्होंने, श्वेत बस्ती के लिए ले लिया। मतलब जो गोरे लोग थे, ठीक है, अब गोरे लोगों और काले लोगों का तो जो जैसे आपने लेसन पढ़ा है वो चल ही रहा था वो सीन, है ना। तो गोरे लोगों के लिए उन्होंने वो जो जगह थी वो ले ली। और जो दक्षिण मसाई, मतलब ले लिया था, और जो मसाई जो थे उनको दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया के एक छोटे से एरिया में उनको धकेल दिया। तो ये जो परिस्थितियां बदलने लगी थी, तो मसाई को कृषि के लिए, है ना, खेती के लिए मजबूर होना पड़ा, और वो मक्का, चावल, आलू, पत्ता गोभी जैसी जो फसलें थी उनको उगाने लग गए। मसाइयों का मानना था कि फसल उगाने के लिए जमीन को जोतना एक क्या था, प्रकृति के खिलाफ था, मतलब अपराध है। एक बार जब आप भूमि पर खेती कर लेते हैं तो वो चरने के लायक नहीं रह जाती है, तो उनका मानना ये था। Effects of colonial rule on Maasai community. Maasais lost their grazing lands. अब 19th सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी के एंड से जो ईस्ट अफ्रीका है उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार जो थी, उसने किसान समुदायों की जो खेती थी उसका मतलब विस्तार करने के लिए उनको मतलब प्रोत्साहित करा। मतलब वो क्या चाहते थे कि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो एक्सपेंड करना चाहते थे कल्टीवेशन को, है ना, खेती करना चाहते थे। और जो चरागाह की जो जमीन हुआ करती थी उसको वो लोग खत्म करना चाहते थे। तो जैसे जैसे खेती को बढ़ावा मिलने लगा, तो चरागाहों को खेती योग्य खेतों में बदल दिया गया। मतलब जो चरागाह जो थी, जो जगह थी जहां पर पशु चरते थे, उसको किस में बदल दिया गया, खेती करने वाली उस जगह में। तो मसाई समुदाय जो था, मसाई कम्युनिटी जो थी, उसने लगभग 60% अपनी जो लैंड थी, जो भूमि थी, उसको खो दिया। और वो लोग एक ऐसी जगह में सिमट कर रहने मतलब रह गए जहां पर ना तो बारिश होने का की कोई संभावना होती थी, और ना ही वो लोग सूखे की वजह से अपने जानवरों को, है ना, अपने मवेशियों को चरा पाते थे। ठीक है। तो जो प्री कॉलोनियल टाइम था उसमें, मतलब पहले के टाइम में, प्री कॉलोनियल टाइम में मसाई जो थे वो मसाई चरवाहे जो थे वो आर्थिक और राजनीतिक, मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरह से अपने कृषि पड़ोसियों पर हावी थे। ठीक है। लेकिन औपनिवेशिक शासन के एंड तक ये जो स्थिति थी वो क्या हो गई, इसके बिल्कुल अपोजिट हो गई। 1885 में मसाई लैंड को ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया था, राइट। दे लॉस्ट देयर ग्रासिंग लैंड्स इन द फॉलोइंग वेज। अब किस तरीके से उन्होंने अपने जो ग्रासिंग लैंड्स थे वो किस तरीके से खो दिए, वो यहाँ पे बताए गए हैं। बहुत सारे जो चरागाह थे वो शिकारगाह बना दिया गया उनको, है ना, मतलब शिकार करने की जगह। कीनिया में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क, और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे जो शिकारगाह थे वो इसी तरीके से फॉर्म में आए थे। अब ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे उनमें चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वो शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे जो अब तक मसाई अपने जहां पर जानवरों को चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 किलोमीटर वर्ग से भी ज्यादा, मतलब एरिया में जो मसाइयों का जो चरागाह था वो कब्जा करके बनाया गया था। ठीक है। घास के बिना पशु
जो भी मवेशी है, बकरियां हैं और जो भेड़ें हैं, वो क्या हो जाती हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि चरवाहों के जो परिवार हैं और उनके बच्चों के लिए जो भोजन है वो कम पड़ने लग जाता है। सूखे और भोजन की कमी होने से इलाका जो है वो अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय, मतलब जो कमाते हैं वो, है ना, टूरिस्ट से, पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग यानी लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना है एक, ठीक है, वाटर प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें भी इसी इलाके से होकर ये जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ रहने वाले जो भी ग्रुप है, जो भी समुदाय है, ना तो वो पीने के लिए और ना ही खेती की सिंचाई के लिए इस परियोजना का जो पानी है उसको वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको यूज करना ये मना है। तो इस तरीके से जो अच्छे चारागाह थे और जो जल संसाधन थे उनके खत्म होने के वजह से चरवाहों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। अब जो बचे कुचे चरागाह है, ठीक है, जो बचे कुचे चरागाह है वो आ, उनके पास मतलब भूमि की, है ना, लैंड की कमी होने लगी और वो लोग अपने मवेशियों को खाना खिलाने की मतलब एक जो समस्या थी वो लगातार उनके सामने बनी हुई थी। मतलब वो उनका मतलब पोषण कर ही नहीं पा रहे थे अपने मवेशियों का, है ना, चरा ही नहीं पा रहे थे। तो ये जो सारी प्रॉब्लम थी वो दिन पर दिन समस्या उनके लिए बनती जा रही थी। इफेक्ट ऑफ क्लोज्ड बॉर्डर्स ऑन पेस्टोरलिस्ट। अब जैसे कि सरकार ने नए नए कानून लागू कर दिए थे, है ना, परमिट लागू कर दिए थे, तो जो बॉर्डर्स हुआ करते थे उन पर भी मतलब उनको बंद कर दिया गया पेस्टोरलिस्ट के लिए। तो उनमें क्या होता था, 19 सेंचुरी में जो चरवाहे थे वो चरागाहों की तलाश में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह से एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो वो अपने रेवड़ को लेकर कहीं और चले जाते थे। लेकिन 19 सेंचुरी के एंड में औपनिवेशिक सरकार ने क्या कर दिया था, उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी थी। मसाइयों की तरह जो दूसरे चरावाह थे उनको भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमा में कैद कर लिया गया था, मतलब वो कहीं जा नहीं सकते थे। अब ये जो समुदाय थे इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार नहीं जा सकते थे। तो एक क्या होता था, परमिट बना दिया गया था उनके लिए। तो इसको लिए बिना वो अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट को हासिल करने के लिए भी उनको मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इतना इजी नहीं होता था उस परमिट को भी लेना। उन्हें इसके लिए काफी तंग भी किया जाता था और अगर कोई उस रूल का, उस नियम का पालन नहीं करता था तो उसको काफी मतलब कड़ी सजा दी जाती थी। चरावाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले जो बाजार थे उनमें दाखिल होने से भी रोक दिया गया था। बहुत सारे इलाकों में तो कई तरह के जो व्यापार थे वो भी नहीं कर सकते थे वो लोग। बाहर से जो आए हुए गोरे लोग थे और जो यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन्हें काफी खतरनाक मतलब वाला मानते थे। उनकी नजर में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम मतलब रिलेशन बनाना चाहिए था। लेकिन उन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के जो रिलेशन थे वो ना भी मतलब रखना भी वो मुमकिन नहीं था। अब ये जो नई सरहदें थी उसने चरवाहों की जो लाइफ थी वो रातों रात बदल डाली थी, है ना। नई पाबंदियां जो थी और जो भी डिफिकल्टीज थी, है ना, जो भी बाधाएं थी, उसकी आड़ में उन्हें क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था और वो छोटे से इलाके में खुद को एक कैद सा महसूस करने लगे थे। उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की जो भी मतलब मूवमेंट थी, गतिविधियां थी, वो बहुत बुरा उन पर असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के मतलब अंतर्गत थोप दी गई जो भी बंदिशें थी उससे उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के क्या लगा दिए गए हैं, अंकुश लगा दिए गए हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं। इफेक्ट ऑफ ड्राइड पास्चर्स ऑन मसाइज। अब जो भी चरागाह था जहाँ पे चराने के लिए ले जाया करते थे, वो जो एरिया सूख जाता था तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती थी। सूखा जो है वो दुनिया भर के लिए चरागाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती, चरागाह जो होते हैं वो सूख जाते हैं
और उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने क्या हो जाती है, भूखमरी पैदा हो जाती है, राइट। तो इसीलिए चरवाहे जो हैं वो घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं, वो यहाँ से वहां जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतु पने की वजह से वो पूरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद क्या हो गया था कि मसाइयों को एक मतलब स्पेसिफाइड इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए इलाका जो भी था उसको रिजर्व कर दिया गया, चराव की खोज में यहाँ वहां भटकने पर रोक लगा दी गई, है ना। तो इस तरीके से ये जो लोग थे संकट के टाइम पे भी अपने जानवरों को लेकर किसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे, मतलब उन्हें वहीं पर ही डिपेंड रहना पड़ता था जो उनको एरिया दिया गया था। अब इससे क्या होता था कि सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 में 1930 की एक मतलब जांच से, मतलब एक जैसे सर्वे करते हैं उससे ये पता चलता है कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। और 1933 से 34 में पड़े केवल 2 साल से सूखे, मतलब सूखा पड़ा था ये 2 साल। तो उसके बाद इनमें से आधे से ज्यादा जानवर जो थे वो मर गए थे, ठीक है। तो अब जहां जहां पर जो चरने की, जानवरों के चरने की जो जगह थी वो क्या होती गई, सिकुड़ती गई। सूखे के दुष्परिणाम से भयानक रूप लेते चले गए, है ना। तो बार बार आने वाले जो बुरे साल थे उसकी वजह से चरवाहों के जानवरों की जो संख्या थी वो कम होती चली गई। नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। अब ये जो भी औपनिवेशिक शासन आने के बाद जो भी परिस्थितियां चेंज हुई थी, जो भी चेंजेस आए थे, सूखा पड़ गया था, जो चरागाह थे वो नहीं बचे थे, सिकुड़ के रह गए थे, तो इस वजह से ये जो अफेक्ट हुए थे वो हर कोई एक तरीके से, एक जैसा असर नहीं पड़ा था सब पर, ठीक है। तो औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के जो भी बाकी जगह थी, मसाई लैंड में भी जो भी चेंजेस आए थे वो सारे चरवाहों पर, जितने भी पेस्टोरलिस्ट थे उन पर एक जैसा असर नहीं पड़ा था उपनिवेश बनने से पहले, ठीक है। जब उपनिवेश बना था उससे पहले जो मसाई कम्युनिटी थी वो दो श्रेणियों में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है, दो श्रेणियों में बटी हुई थी। एक में थे एल्डर्स और एक में थे वॉरियर्स। एल्डर्स कौन थे, जो वरिष्ठ थे, और वॉरियर्स थे जो कि मतलब लड़ाई लड़ते थे, योद्धा थे, ठीक है। अब जो वरिष्ठ थे वो शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार करने और जो भी कोई जरूरी फैसला लेना होता था उसके लिए वो टाइम टू टाइम क्या करते थे, मीटिंग बुलाते थे। तो जो वॉरियर्स थे वो ज्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। ये समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर ही संपत्ति हो वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता था उन लोगों के लिए। तो अलग अलग चरवाहा समुदायों की जो ताकत थी वो इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वो दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी का मतलब अपना एक प्रदर्शन दिखाया करते थे, मतलब अपनी मर्दानगी को साबित करते थे। फिर भी वो वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। अब जो मसाइज थे उनके मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई मतलब फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उप समूह जो थे, जो सब ग्रुप्स थे, उनके जो हेड थे, जो मुखिया थे, उसको तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदियां लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जन जो थे, जो एल्डर्स थे और जो वॉरियर्स थे, दोनों की जो सत्ता थी वो कमजोर पड़ने लग गई। जैसे जैसे टाइम बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो भी मुखिया थे, है ना, जिनको अपॉइंट किया गया था, इलेक्ट किया गया था, वो माल को इकट्ठा करने लगे। उनके पास
आमदनी थी जिससे वो जानवर जो भी सामान हुआ करता था, जो भी जमीन की खरीद होती थी वो कर सकते थे। वो अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर के बस गए और क्या करने लगे, व्यापार। उनके बीवी बच्चे जो थे वो गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से कम हो जाते थे या घट जाते थे तो तो वो और जानवर खरीद सकते थे, मतलब इतना पैसा उनके पास होता था। अब जो चरवाहे सिर्फ जानवरों के सहारे जिंदगी अपनी गुजारते थे, उनकी हालत जो थी वो अलग थी। अब ऐसों के लिए बुरे, मतलब उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए क्या सोर्सेस नहीं होते थे। तो युद्ध और अकाल की वजह से उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के जो शहर होते थे उनमें जा मतलब शरण लेनी पड़ती थी उनकी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी वो क्या करने लग जाते थे, जैसे रोड या फिर कोई बिल्डिंग है ना, भवन बनाने का जो भी काम होता था उनमें वो लग जाते थे। इस तरीके से जो मसाई समाज थे वो दो स्तरों पर उनमें बदलाव आए। पहला क्या था, वरिष्ठ जन, और दूसरे थे योद्धा। उनके बीच उम्र का जो फर्क था वो पूरी तरह खत्म भले ही ना हुआ हो, पर बुरी तरीके से वो लोग भी अस्त व्यस्त मतलब जरूर हो गए थे, है ना, उधर बुथल आ गई थी उनकी लाइफ में भी। दूसरा था अमीर और गरीब चरवाहों के बीच का जो नया डिफरेंसेस था, जो डिफरेंसेस थे वो पैदा होने लग गए थे। ओके, तो बच्चों हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा पेस्टोरलिस्ट का। तो इसका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है कि जो पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ थी, चाहे वो माउंटेन्स में हो, प्लेट्यूज में हो, प्लेन्स में हो या डेजर्ट्स में हो, जितने भी समुदाय थे, है ना, चरावाहों के, वो इस मतलब उनकी जो लाइफ थी इज नॉट सो इजी, है ना। तो इन ये जो डिफरेंट चरावा थे, है ना, उनके जो कम्युनिटीज थी, जो उनके समुदाय थे, वो अलग अलग तरह के उन पर असर पड़े। नए कानून और सीमाओं ने उनकी जो आवाजाही थी, जो आना जाना था एक जगह से दूसरी जगह, उसको बदल दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना क्या हो गया, एक मुश्किल काम हो गया। और जो चरागाह बच गए थे उनको ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो बेकार हो गए। सूखे के टाइम पर उनकी जो समस्याएं थी वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनके जो जानवर थे वो बहुत बड़ी तादाद में दम तोड़ने लग गए थे। अब उन्हें भाई खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो एक जानवर भी कितना मतलब अपने शरीर को चलाएगा, है ना। तो वो भी मरने लग गए। तो इस तरीके से जो सूखे के टाइम पर जो समस्याएं थी वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, और उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वो नए चरागाहों की तलाश में भी मतलब नहीं कर सकते थे। तो चरवाहे जो थे वो बदलते टाइम के साथ है ना, खुद को ढालते गए। वो अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे और जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं। नए इलाकों में दाखिल होने के लिए जितना भी मतलब पॉसिबल हो लेन देन करते हैं, और रियायत और मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वो उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल को अपने को जारी रखते हैं, जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश भी बहुत की जाती है, और जंगलों के रख रखाव, है ना, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पर मतलब अपना हिस्सा मांगते हैं। तो जो ये पेस्टोरलिस्ट हैं उनका जो पास्ट है वो क्या है, मतलब अवशेष नहीं है। वो ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। ठीक है। और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, पर्यावरणवादी, और जो अर्थ शास्त्री हैं, वो इस बात को अब काफी मतलब गंभीर तरीके से मानने लगे हैं कि जो घुमंतू चरवाहे हैं, है ना, पेस्टोरल नोमैडिज्म है, वो उनकी जो दुनिया है उसके बहुत सारे जो पहाड़ी और सूखे इलाके हैं उनमें जीवन यापन करने के लिए सबसे ज्यादा वो उपयुक्त है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर था किसके ऊपर था, चरवाहों के ऊपर। तो ये चैप्टर यहाँ पे बच्चों आपका ये फिनिश होता है।
Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.